एक बार फिर से स्वागत है सभी भाइयों बहनों का हमारे YouTube चैनल BRIS में। इससे पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये आज चौथा लेक्चर है। जैसा कि आपको पता है, हमने सीरीज़ फ्री IAS IPS की सीरीज़ चला रखी है। अगर आप IAS IPS के अलावा अगर आप किसी और अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो ये उसके पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हमने इससे पहले जो 3 सीरीज़ की हैं उसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना कि पृथ्वी के अगर हम आंतरिक परतों को देखें तो किस प्रकार से दिखाई देती हैं। दूसरा हमने जाना था कि ज्वालामुखी के बारे में। सेकंड लेक्चर में भी आई थिंक हमने उसके आंतरिक परतों के बारे में ही जाना था। और तीसरे लेक्चर में हमने ज्वालामुखी शुरू किया था, जिसके बाद तीसरे लेक्चर में हमने जान लिया था कि ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी के कारण क्या हैं उत्पन्न होके। इन सारी बातों पे हमने चर्चा की थी। और आज का जो लेक्चर आपका होने वाला है वो आपका होने वाला लेक्चर कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, ज्वालामुखी का जो लावा होता है उसके कितने प्रकार होते हैं और लावा किस किस प्रकार का होता है, और भी कई सारी चीज़ों के बारे में होने जा रहा है। अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो इसी ही वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। मैं थोड़ी जगह कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं आप सभी भाइयों बहनों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस लेक्चर को, जो हम फ्री सीरीज़ चला रहे हैं, ध्यान रखिए ये हमारी फ्री सीरीज़ चल रही है। IAS IPS की ये फ्री सीरीज़ है। जैसा कि आपको पता है कि हम आर्थिक संकटों से, आर्थिक संसाधनों से हम जूझ रहे हैं और हम इतने सक्षम नहीं हैं कि आपको वाइट बोर्ड पे या ऐसे किसी भी बोर्ड पे पढ़ाएं। तो इसीलिए ये चीज़ें आप तक ये जो पहुंचाई जा रही है वो मोबाइल में रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाई जा रही है। आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से हमें मेहनत करनी पड़ रही है। तो मैं भी आपसे यही आशा करूँगा कि आप भी हमारे साथ मेहनत करें और कॉपी किताब लेके बैठें। और अगर आपने इससे पहले के वो 3 लेक्चर नहीं करे हैं तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन तीनों लेक्चर को, सारे लेक्चरों को ज़रूर करके आएँ, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमें 3 मिनट हो चुकी हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात की थी कि पिछले लेक्चर का हम पहले थोड़ा रिकैप कर ले रहे हैं। हमने बात की थी ज्वालामुखी के बारे में। मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ। ज्वालामुखी को बोलते हैं वोल्केनो। वोल्केनो कहते हैं ज्वालामुखी को। वोल्केनो होता क्या है? एक्चुअली हमने बताया था वोल्केनो हम ज्वालामुखी हम उसे कहते हैं जो पृथ्वी के अंदर से किसी छिद्र द्वारा गर्म पदार्थ, यानी कि बहुत अधिक ताप वाला पदार्थ अगर पृथ्वी के किसी छिद्र से बाहर निकले तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। हमने आपसे बात की थी कि ज्वालामुखी के कारण क्या होते हैं। इसके कारण हमने इसके 4 कारण बताए थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। पहला बताया था आपको अधिक ताप का होना। मैं लिख देता हूँ, ओनली वैसे लिख देते हैं। पहला कारण था आपका अधिक ताप का होना, तो टेम्परेचर का अधिक होना। दूसरा कारण था आपका वोल्केनिक हॉटस्पॉट, BH लिख देते हैं। तीसरा कारण था आपका बदाती बैनी ऑफ जॉन। और चौथा कारण आपने बताया था आपको दाब का अधिक होना, यानी कि फोर्स का अधिक होना। ओके, तो हमने इन सारी चीज़ों पे बातें कर ली थी। तो आज नई हेडिंग लगाइए। इसी चैप्टर में ज्वालामुखी में ही आपको नई हेडिंग लगानी है
और हेडिंग में आपको लिखना है 1 मिनट। माफ़ी चाहूँगा, हमारे पास से अभी एक ट्रैक्टर निकल के गया है, तो उसकी शोर उससे वो उसके साउंड के कारण हमें वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो हम कह रहे थे कि आप नई हेडिंग लगाइए, हेडिंग डालिए ज्वालामुखी क्रिया ज्वालामुखी क्रिया एवं इसके विभिन्न पक्ष। हेडिंग डालिए ज्वालामुखी क्रिया एवं इसके विभिन्न पक्ष। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया, आखिर ज्वालामुखी क्रिया का क्या मतलब है। हमने ज्वालामुखी तो पढ़ लिया, ज्वालामुखी क्या होता है, लेकिन इस ज्वालामुखी क्रिया का क्या मतलब है, ये जो लिखी हुई है ज्वालामुखी क्रिया, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, यह एक व्यापक शब्द है। मतलब व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा, कई डायमेंशन में कई बातें कही जा सकती हैं, उसे व्यापक कहते हैं। ये एक व्यापक शब्द है जिसमें लावा के मैग्मा के पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलने तक, यानी कि लावा बनने तक, और इस लावा से जो संरचनाएं बनेंगी, संरचना कैसे मैं आपको बताऊं, पहले सुन लीजिए। जो संरचनाएं बनेंगी उसे ही हम ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है, पृथ्वी के अंदर से जो अधिक ताप वाला गर्म पदार्थ जो निकलता है, अधिक ताप वाला, उस मैग्मा से लेके लावा तक, यानी कि पृथ्वी के छिद्र द्वारा, किसी भी प्रकार के छिद्र द्वारा पृथ्वी की सतह पर बाहर आने तक, और उससे किसी भी प्रकार की संरचना मतलब आकृति, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इसकी आकृति बनने तक, इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया समझ में आ गया, इसमें सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब संरचना क्या होती है, मैं ये आपको बता देता हूँ थोड़ा, संरचना क्या होती है। जैसे सपोज कि ज्वालामुखी फटा, यहाँ से ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी निकलने के बाद ये जब ज़मीन पे यहाँ पे गिरेगा, तो ये किसी ना किसी प्रकार की संरचना आएगा। सपोज करिए इसने ऐसा कुछ बना दिया, कुछ ऐसा बना दिया, या ज़मीन पे फैल गया, कुछ तो संरचना बनाएगा ना, क्योंकि अधिक ताप है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो कुछ ना कुछ संरचना बनाएगा। कुछ टापू बना दे, कोई कुछ मिट्टी का टीला वगैरह कुछ भी बना दे, तो वो सब तक इसमें आता है, ठीक है। अब आगे बातें करते हैं। तो हम ज्वालामुखी क्रिया में इसके विभिन्न पक्ष में ज्वालामुखी क्रिया हम समझ चुके हैं ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है। अब हम जानते हैं कि जब ज्वालामुखी का जो लावा होता है, जब ज्वालामुखी फटता है, तो इसका जो लावा होता है, पृथ्वी के अंदर मैग्मा, पृथ्वी के अंदर में से मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा, और पृथ्वी के बाहर निकलने पर इसे लावा बोलते हैं। तो हमें यही बात करना है कि इसके लावा होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, और इसके प्रकार बांटे किस आधार पे गए हुए हैं, ताकि हमें अगर उसका जो समझना हो ज्वालामुखी किस प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम लावा समझेंगे, उसके बाद हम ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि हमने जो सिलेबस में सेट किए हुए हैं, पहले हमने सेट किया था जियोमॉर्फोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बाद हमने ज्वालामुखी सेट किया है दूसरा, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था कि जैसे जैसे हम सिलेबस को पूरा करते हुए चलेंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि हमने आखिर इसके बाद ज्वालामुखी क्यों रखा, इसके बाद हमने कोई और जो चैप्टर लाने वाले हमने वही क्यों रखा। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा कि हमने आखिर ये क्यों रखा।
और अगर आपके नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से बता दूं। देखिए, जब हम आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे पृथ्वी की परतों के बारे में, तो वहाँ पे 100 से लेकर 200 किलोमीटर पे एक एस्थीनोस्फीयर था। उस एस्थीनोस्फीयर में बहुत अधिक ताप वाला गर्म पदार्थ था। बहुत अधिक ताप वाला पदार्थ था। अधिक ताप वाला पदार्थ था। ठीक है, अधिक ताप वाला पदार्थ। तो उस पदार्थ के कारण उसमें से संवहनीय तरंगें उठ रही थी। वो गर्म पदार्थ क्यों था? क्योंकि उसमें यूरेनियम और थोरियम जैसे पदार्थ थे जो कि स्वतः विखंडन का क्षमता रखते हैं। तो इसके कारण उसमें ताप अधिक हो रहा था और उस ताप में से निकल रही थी संवहनी तरंगें। और इस संवहनी तरंगों के कारण जब ये पृथ्वी के क्रस्ट पे धक्का बार बार जाके लग रही थी, तो उस कारण उसके पृथ्वी की परत को ये जो ऊपर वाली कुछ है उसे धक्का करके तोड़ रही थी, और तोड़ते तोड़ते ये पूरी पृथ्वी के बाहर निकल आ रही थी। तो आपको, मैं आशा करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा है तो आपको समझ आ गया कि हमें चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ना है, ताकि हमारे कोई भी जो एग्ज़ाम है पूरा कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में रहे। और मैं भी यही प्रयास करता हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहे, पूरा कॉन्सेप्ट। ओके। तो हम बात कर रहे थे लावा। 1 मिनट दीजिएगा। हम बात कर रहे थे, 1 मिनट में जगह खाली कर लूँ, यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी। हम बात कर रहे थे इस लावा के बारे में। ये लावा, तो ये लावा 2 प्रकार का होता है। ये 1 मिनट। लावा 2 प्रकार का होता है। पहला जो लावा होता है उसे हम बेसिक लावा बोलते हैं। बेसिक बेसिक या हम इसे क्षारीय लावा भी बोल सकते हैं। एक प्रकार से क्षारीय लावा भी बोल सकते हैं। वैसे तो इसे बेसिक लावा ही कहते हैं, क्योंकि बेसिक का मतलब क्षारीय भी होता है, इसलिए मैं आपको क्षारीय लावा बोल रहा हूँ। ठीक है। दूसरा जो लावा होता है वो अम्लीय है। अम्लीय लावा। अम्लीय इसे बोलते हैं एसिटिक लावा। तो ये क्षारीय लावा जो होता है, बेसिक लावा जो होता है, एक काम करते हैं, इसे आप क्षारीय मत बोलिए, मैं इसको काट ही देता हूँ, ये बेसिक ही बोलिए। ओके। तो ये बेसिक लावा जो होता है, मैं आपको याद हो तो एस्थीनोस्फीयर में भी सिलिका और मैग्नीशियम पाया जा रहा था। तो इस बेसिक लावा में सिलिका की कम मात्रा होती है। ओके, इसमें सिलिका कम होती है। जब इसमें सिलिका कम है तो सिलिका कम होने का इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? सिलिका कम होने की वजह से ये विस्फोटक 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 भी कम होगा। विस्फोटक का मतलब है फटना, विस्फोट होना। तो ये विस्फोटक कम होता है। ठीक है। और अम्लीय लावा जो होता है, इसमें सिलिका की मात्रा जो होती है वो बहुत अधिक होती है। तो इसमें सिलिका अधिक होती है। अब देखिए, जब इसमें सिलिका कम थी तो ये कम विस्फोटक था, अब इसमें सिलिका अधिक है तो ये अधिक विस्फोटक होगा। समझ आ रहा है आपके? अधिक विस्फोटक होगा। अब हमने लावा के प्रकार पढ़ लिए कि लावा कितने प्रकार का होता है। ओके। अब हम चलते हैं ज्वालामुखी के तरफ। ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है? ओके। ज्वालामुखी
ज्वालामुखी के प्रकार। तो हमें इसे कई आधारों पे बांटना है ज्वालामुखी के प्रकार को। पहला जो आधार आप लीजिए, इसे सक्रियता के आधार पे ले सकते हैं। ओके, सक्रियता क्या होता है? एक्टिवनेस, जैसे कितना एक्टिव है ज्वालामुखी, एक्टिव है या नहीं, सक्रिय है या नहीं। कहने का तो ये है कि ज्वालामुखी में विस्फोट होगा या नहीं। अगर विस्फोट हो रहा है, अगर ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ज्वालामुखी एक्टिव है यानी सक्रिय है। अगर ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं हो रहा है तो ज्वालामुखी असक्रिय है। ओके, तो हम पहला लेंगे सक्रियता के आधार पे। सक्रियता, आशा करता हूँ आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो नोट्स बनाते जाइए। सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय मतलब एक्टिव, इसका मतलब है इस ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहे होंगे। विस्फोट इसमें होगा। दूसरा जो इसका जो पॉइंट बनेगा इसमें सक्रियता के आधार पे, सुसुप्त ज्वालामुखी। कहने का मतलब ये है, अगर कोई ऐसा ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हो रहा है तो कोई ऐसा ज्वालामुखी तो होगा जिसमें फ़िलहाल में विस्फोट नहीं हो रहा है, लेकिन संभावना है कि इसमें आगे जाके विस्फोट होगा। तो इसमें संभावना होती है, अभी फ़िलहाल में विस्फोट नहीं है, लेकिन संभावना है कि आगे इसमें विस्फोट होगा। ओके, तीसरा होता है असक्रिय ज्वालामुखी। असक्रिय ज्वालामुखी मतलब असक्रिय, इनएक्टिव। और इनएक्टिव का मतलब है जिसमें ना तो संभावना है कि ज्वालामुखी फटेगा, विस्फोट होगा, और ना तो संभावना है और ना ही फिलहाल में है। तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, ये शांत है। कहने का मतलब ये है, जो असक्रिय ज्वालामुखी होगा इसमें विस्फोट पहले से ही हो रखा होगा, इसमें पहले ही विस्फोट हो चुका होगा, और अब संभावना नहीं है कि इसमें विस्फोट होगा, और ना ही फिलहाल में इसमें विस्फोट है। ओके, समझ आ गया? तो 3 प्रकार के। मैं बच्चे फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर उस प्रकार से कॉन्सेप्ट के साथ अगर कोई पढ़ा देना तो मैं क्या कहूँ बच्चे, मैं आपको और भी सब्जेक्ट के बारे में और भी चीज़ों के बारे में फ्री पढ़ाऊँगा। अगर ऐसा कोई पढ़ा दे इतने अच्छे से, आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा दे, वो भी फ्री में। अभी आप जाइए यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हाँ पढ़ा रहे भी रहेंगे फ्री, जो जैसे कि और भी कोचिंग है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी कोचिंग संस्थान का, लेकिन बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने डाल रखा है कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं फ्री में, यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है। लेकिन जब आप उनको वॉच करते हो ना तो आपको पता चलता है उन वीडियोज़ में केवल बीच बीच में से बताया गया है। एक चैप्टर इधर से डाल दिया, एक इधर से डाल दिया, एक उधर से डाल दिया, और 4-5 चैप्टरों को डालने के बाद फिर आपसे पैसे की मांग करी जाती है, और पैसे भी कम नहीं होते उनके। पैसे की मांग करी जाती है, पैसे कितने होते हैं? आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए और उन 1 लाख रुपए से हम आपको अधिकारी बना देंगे, और आप अधिकारी बन के खूब पैसे कमाना, खूब ढेर सारे कमाना। लेकिन कोई गारंटी नहीं है। ये बड़े बड़े पोस्टर लगा के पढ़े, वही पुराने से पुराने पोस्टर चले आ रहे हैं। एक ही बच्चे के, अगर एक बच्चा इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो दूसरे कोचिंग के संस्थान के भी पोस्टरों में भी ना वही बच्चा उधर की तरफ ही मुंह करके खड़ा है।
ऐसा लगता है जैसे कि फ़ोटो भी उन्होंने पैसों से ही दे के ख़रीदे हैं, थोड़ा सा ऐसा ही लगता है। और मैं जिन सर पे पढ़ता हूँ, एक्चुअली मैं भी किसी सर से पढ़ता था और अभी भी पढ़ता हूँ, तो वो भी सर ऐसे ही करते हैं और उनका बताने का तरीका भी कुछ इस प्रकार का ही है। तो मैं अपने को क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा। अगर हमारे सर अगर हमको नहीं पढ़ाते तो शायद मैं इस काबिल नहीं होता कि मैं आपको भी पढ़ा रहा होता। समझ आ रहा है? मेरे को खुद को क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं प्रणाम करता हूँ सर को, चरण स्पर्श करता हूँ अपनी तरफ से, जो सर ने इतना अच्छा हमें समझाया, हमें पढ़ाया और इस लायक बनाया हमें कि हम भी आपको फ्री एजुकेट कर सकें। तो बच्चे, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें हेल्प करिए, सपोर्ट करिए और इस वीडियो को शेयर कर उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जिनको इनकी आवश्यकता है, जिनकी भी जो आर्थिक कमज़ोर है और बच्चे पढ़ नहीं सकते इतने अच्छे, लेकिन कुछ जुनून रखते हैं, कुछ बनने का जुनून रखते हैं अपने अंदर। उन्हें ऐसा लगता है अपने अंदर से कि हाँ, हम कभी ना कभी बनेंगे। तो उन तक ये चीज़ें पहुंचाइए ताकि जो गरीब हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, उनको उनसे 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए और लेके उनकी ज़िंदगी और बर्बाद ना करी जाए। बेशक आप नहीं पढ़ रहे हो, आप गलती से इस वीडियो पे आ गए, लेकिन आप वीडियो को शेयर तो कर सकते हो। आपके एक शेयर से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी सुधर सकती है आपके एक शेयर से। आप किसी को पैसे नहीं दे रहे, ना ही हम आपसे पैसे मांग रहे हैं। आप किसी को पैसे देने, अगर आप लायक भी नहीं हो, आप पैसे से नहीं हेल्प कर सकते हो, लेकिन आप उसे शिक्षा से तो हेल्प कर सकते हो। और अगर आपने शिक्षा से उसे हेल्प कर दी तो पैसे ऑटोमेटिक अपने आप से कमा लेगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि बच्चे आज के टाइम में शिक्षा बहुत महंगी है। समझ रहे हो ना? खैर चलिए, मैं भी कहाँ थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। तो हम बात कर रहे थे ज्वालामुखी के प्रकार की, तो हमने पहला प्रकार इसमें पढ़ लिया है, सक्रियता के आधार पे। अब हम इसके दूसरे प्रकार पे चलते हैं। तो हेडिंग डालिए, दूसरा प्रकार डालना है ज्वालामुखी के प्रकार में, हेडिंग में। ठीक है? हाँ, विस्फोटकता के आधार पे। विस्फोटकता के आधार पे। तो आपको क्या लगता है किस किस प्रकार के विस्फोटक होंगे? इसमें भी उसी प्रकार से बता दें तो नहीं, इसमें कुछ नाम होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूं, पहला जो होगा विस्फोटकता के आधार पे, पहला होगा पीलियन टाइप ज्वालामुखी। तो पीलियन, पीलियन टाइप ज्वालामुखी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पीलियन टाइप ज्वालामुखी। ये पीलियन टाइप ज्वालामुखी जो होता है, यह अधिक विस्फोटक होता है। समझ आ रहा है कुछ? यह अधिक विस्फोटक होता है। अब यह अधिक विस्फोटक क्यों होता है? क्योंकि इस वाले ज्वालामुखी में मैंने आपको बताया था लावा के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है अम्लीय लावा, जिसमें एक होता है क्षारीय बेसिक लावा, जिसमें सिलिका अधिक होती है, जो कम विस्फोटक होता है, और एक होता है अधिक विस्फोटक, जिसमें सिलिका अधिक होती है, जिसे हम अम्लीय लावा कहते हैं। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में किस प्रकार का लावा पाया जाएगा? तो आप बता सकते हो, इस प्रकार के ज्वालामुखी में अम्लीय लावा पाया जाएगा। समझ आ रहा है ना? अम्लीय लावा। अम्लीय लावा का क्या मतलब है कि इस लावा में सिलिका अधिक होगी, और जब सिलिका अधिक होगी तो ये विस्फोटक होगा। समझ आई? अब एक चीज़ और सुनिए, जिस लावा में सिलिका अधिक होती है, वह लावा गाढ़ा होता है। गाढ़ा, समझ आ रहा है? गाढ़ा होता है। और जब ये लावा गाढ़ा होगा, सिंपल सी बात है, कोई भी गाढ़ी चीज़ को अगर तुम किसी भी चीज़ में रखोगे तो वहीं की वहीं जम जाती है। तो ये जम के जो निर्माण करेगा,
इससे जो निर्माण होगा वो होगा ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण। फॉर एग्जाम्पल ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया गया कि ज्वालामुखी पर्वत का होगा। आप इसमें ज्वालामुखी शंकु भी रख सकते हैं अगर रखना चाहो तो। ज्वालामुखी ज्वालामुखी शंकु, ठीक है। और अब आएगा इससे दूसरा वाला विस्फोटकता के आधार पे ही पहले हमने पढ़ लिया पिलियन टाइप ज्वालामुखी। दूसरा आएगा इसमें वोल्केनिक टाइप, वोल्केनिक, इसका नाम भी वोल्केनिक के आधार पे ही है। वोल्केनिक कह लो या फिर वासुवियस, वासुवियस टाइप ज्वालामुखी। ये वासुवियस टाइप जो ज्वालामुखी होता है वो पिलियन टाइप से कम विस्फोटक होता है। कहने का मतलब जो है इसके लावा में सिलिका थोड़ी कम पाई जाएगी। जब इसमें सिलिका कम पाई जाएगी तो ये लावा जो है कम गाढ़ा होगा। तो जब ये कम गाढ़ा होगा तो ये को थोड़े बहुत तो ये थोड़ा सा ही कम विस्फोटक है, इतना भी कम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही कम विस्फोटक है। तो यह निर्माण कर सकता है ज्वालामुखी पर्वत का या पठार का, लेकिन इसका जो लावा होगा वो पिलियन टाइप से थोड़ा जो बेसिक जो पिलियन टाइप वाले प्रकार के जो ज्वालामुखी में जो लावा था उससे थोड़ा कम गाढ़ा होगा। समझ आया। तीसरा आता है, जगह है या नीचे नहीं, मैं अब जगह कर लेता हूँ दोबारा से। तीसरा प्रकार का देखिए, तीसरा आता है विस्फोटकता के आधार पे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी होता है यह भी, अब यह वाला जो ज्वालामुखी होगा ये ज्वालामुखी वोल्केनिक या वासुवियस टाइप का जो ज्वालामुखी था उससे कम विस्फोटक होगा, उससे भी कम विस्फोटक होगा, कम विस्फोटक। इसका मतलब इसमें भी लावा कैसा पाया जाएगा जिसमें सिलिका कम है। जो अधिक जो विस्फोटक है उसमें अधिक सिलिका वाला लावा, और जिसमें जो कम विस्फोटक है उसमें कम सिलिका वाला, ठीक है। और लास्ट वाला जो आता है आपका, लास्ट वाला ज्वालामुखी से बोलते हैं हवाईयन टाइप, हवाईयन टाइप ज्वालामुखी। यह सबसे कम विस्फोटक होगा। सबसे कम विस्फोटक का मतलब है इसका लावा में जो होगी सिलिका वो सबसे कम पाई जाएगी। जब इसमें सिलिका सबसे कम पाई जाएगी तो इसका जो लावा होगा वो पतला लावा होगा, और जब ये पतला लावा होगा तो जब निकलेगा बाहर तो सतह पे चारों ओर फैल जाएगा। जब ये फैल जाएगा तो यह ज्वालामुखी पठार का निर्माण करेगा। ज्वालामुखी पठार का निर्माण करेगा। समझ आ रहा है ना, ज्वालामुखी पठार का निर्माण करेगा। तो इस वाले लेक्चर में हमने बहुत कुछ जाना है, क्योंकि आपको पता है हम आर्थिक थोड़े संकटों से जूझ रहे हैं, तो हम इससे ज़्यादा वीडियो लंबी बना नहीं सकते हैं। 30 मिनट्स हो चुके हैं, और अगर ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है तो हमें अपलोड करने में दिक्कत होती है। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है तो इसके बाद और वीडियोज़ भी आएंगी, उन्हें देखिएगा, ठीक है। अभी 30 मिनट हमारा लास्ट है, क्योंकि हमें अपलोड करने में दिक्कत होती है। अभी हमने अपने उस पर व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है उस पर डाला भी था कि वीडियो अपलोड हुई, जो वीडियो अपलोड हो चुकी है, सर्वर की वजह से, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वो फिर से कट गई, और अपलोड हुई वीडियो अपलोड नहीं हुई और कट गई। हमें फिर से अब री अपलोड करना पड़ा, और इसमें हमारा डाटा लॉस भी हुआ।
तो समझ आया, हमको थोड़ा रखना पड़ता है। बाकी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, और भी बच्चों तक पहुँचाइए। और भी बच्चों के आप जब पहुँचाओगे तो उनकी हेल्प होगी। बाकी आपको हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो भी हो रहा हो आपके टाइम पे, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, कुछ भी हो रहा हो आपको वही, और हैव अ नाइस डे। सबको भाई बहनों को मेरा नमस्ते। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।